नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी पीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए मार्शल द्वारा, बी हिक्स द्वारा, सी क्लार्क द्वारा और डी रिकार्डो द्वारा। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है वह जॉन विट्स क्लार्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इजी प्रश्न है, सबको पता होगा। और अगर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की बात की जाए तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार एक साधन का पुरस्कार उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है और सीमांत उत्पादन को जो है सीमांत भौतिक उत्पादकता भी कहा जाता है। सीमांत उत्पादन को सीमांत भौतिक उत्पादकता भी कहा जाता है। और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर होती है। सीमांत स्थिर लागत सीमांत लागत के बराबर होती है और साधनों की पारिश्रमिक जो है साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। इसके अलावा यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से वीएमपी किसके बराबर होता है। तो वीएमपी बराबर होता है एमपीपी गुणे एआर। और एक प्रश्न पूछा जाता है एमआरपी किसके बराबर होता है। तो एमआरपी जो है एमपीपी गुणे एमआर के बराबर होता है। तो यह दोनों ध्यान रखने योग्य बात है, वीएमपी का सूत्र और एमआरपी का सूत्र। इसके अलावा एक सूत्र होता है एमपी का, तो वह नहीं पूछा जाता एग्जाम में। यही तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वीएमपी किसके बराबर होता है। तो वीएमपी बराबर एमएमपी इंटू एआर के बराबर होता है और एमआरपी बराबर एमएमपी इंटू एमआर के बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वीएमपी यह और एमआरपी जो है बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न जो है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से लिया गया था और 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह सी है। अगला 2 नंबर है, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जैक्स, मार्शल, सैमुअल्सन, मार्क्स। तो मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर बात की जाए तो टारगेट ने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को लौह सिद्धांत भी कहा जाता है और मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत को लौह सिद्धांत जो है प्रोफेसर लास्ले द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन में है ही नहीं, जैक्स है, मार्शल है, सैमुअल्सन है और मार्क्स है। तो ना टारगेट है ऑप्शन में और ना ही लास्ले है। तो अगर लौह सिद्धांत पूछा जाए मजदूरी का तो प्रोफेसर लास्ले ने दिया था और मजदूरी का प्राकृतिक या जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर टारगेट द्वारा दिया गया था। अगर मजदूरी की बात की जाए तो मजदूरी किसे कहते हैं। तो कुल उत्पादन का वह भाग जो मजदूर को उत्पादन क्रिया में उसकी सेवाओं के बदले जो दिया जाता है उसी को ही मजदूरी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल बताते हैं कि मजदूरी श्रम के त्याग का प्रतिफल है तथा कहते हैं कि श्रम को सेवाओं के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी कहलाता है। लौह मजदूरी का लौह या प्राकृतिक अथवा जीवन निर्वाह सिद्धांत के अतिरिक्त मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत या मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जिसे प्रोफेसर टोरेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर पूछा जाए मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत तो मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत टोरेंस द्वारा दिया गया था। मजदूरी कोष सिद्धांत प्रोफेसर जेएस मिल द्वारा दिया गया। अवशेष या अवशिष्ट सत्व का सिद्धांत, अवशेष का सिद्धांत याद रखना, मजदूरी का अवशेष सिद्धांत प्रोफेसर बाकर द्वारा दिया गया। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्शल ने दिया और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जो है यह मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो यह मजदूरी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो
उसका उपभोग बढ़ता है, तो निम्न कोटि की उपभोग घटता है, उसका उपभोग स्थिर रहता है, कोई नहीं। तो निम्न कोटि की स्थिति में जब आय बढ़ती है उपभोक्ता की, तो क्या होता है, उसका उपभोग जो है घट जाता है। उसकी जगह पर निम्न कोटि की जगह पर उत्तम कोटि की वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता करने लगता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने पर निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के उपभोग में सामान्यतः क्या होता है, कमी आती है, और इन वस्तुओं को हीन वस्तु भी कहा जाता है। हीन वस्तुओं का उपभोग और व्यक्ति की आय के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है। मतलब अगर आय बढ़ती है तो उपभोग क्या होता है, घट जाता है हीन वस्तुओं का। तो यह बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, पूर्णतः बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? तो मांग की श्रेणियां जो हैं वह 5 प्रकार की हैं, जिसमें एक श्रेणी है पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो उसे कहते हैं लोचदार मांग वक्र। यह एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के समांतर मांग वक्र है, और यहाँ पर मांग की लोच क्या होती है, अनंत होती है। और इसी प्रकार से जब मांग वक्र क्या हो, वाई अक्ष के समांतर होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और यहाँ मांग की लोच क्या होती है, जीरो होती है। एक्स अक्ष वाई जीरो और वाई अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच जीरो होगी, और एक्स अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच अनंत होगी। जब मांग की लोच अनंत होगी तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहा जाएगा, और जब मांग की लोच जीरो होगी या ई जीरो के बराबर होगा तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है। तो इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा मांग के 3 अन्य प्रकार भी हैं। एक प्रकार है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार में क्या होता है, मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, लोचदार मांग। तो लोचदार मांग में क्या होता है, ई ज़्यादा होता है 1 से। और तीसरा होता है बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग में क्या होता है, इसमें ई कम होता है 1 से। अगर बेलोचदार मांग की बात की जाए तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग को बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। बेलोचदार मांग वक्र की मूल्य जो होती है इकाई से कम होती है। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न, अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो होती है वह बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। मतलब कीमत ज़्यादा बढ़ती या घटती है और मांग उस हिसाब से बढ़ती घटती नहीं है। मान लेते हैं कीमत 30%, कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो मांग में 10% की कमी या वृद्धि हुई, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या है 5 नंबर, निम्न वस्तुओं का आय प्रभाव होता है। तो निम्न वस्तुओं का आय प्रभाव जो होता है वह ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक ए में क्या दिया गया, 0, बी में धनात्मक, सी में अनंत, डी में कोई नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, सैमुअल्सन ने, मार्शल ने, जे.आर. हिक्स ने, पिगू ने। तो तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है जे.आर. हिक्स द्वारा किया गया था। हिक्स तथा एलन का संबंध जो है वह तटस्थता वक्र विश्लेषण से है। अगर तटस्थता वक्र विश्लेषण की परिभाषा की बात की जाए, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा की बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसे वक्र को क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र का प्रतिपादन जो है जे.आर. हिक्स तथा एलन द्वारा किया गया है। और तटस्थता वक्र जो है बाएं से दाएं गिरता हुआ उन्नतोदर ढाल का होता है, या उन्नतोदर होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ उन्नतोदर होता है। और तटस्थता वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है, तथा तटस्थता वक्र जो है वह घटता हुआ होता है। और तटस्थता वक्र के घटता हुआ होने का कारण जो है वह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर होता है। तटस्थता वक्र ना तो एक्स अक्ष को छू सकता है और ना ही वाई अक्ष को छू सकता है। इसके अलावा तटस्थता वक्र जो है ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंचे अनधिमान वक्र को व्यक्त करता है तथा नीचा तटस्थता वक्र नीचे अनधिमान वक्र को व्यक्त करता है। तटस्थता वक्र जो है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एल आकार का होता है। और इसके अलावा तटस्थता वक्र जो है वह अंडाकार नहीं हो सकता है।
तो यह कुछ विशेषताएं थी तटस्थता वक्र की। अगला प्रश्न है अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र को ही तटस्थता वक्र कहा जाता है की तकनीक सर्वप्रथम किसने निकाली थी? तो अनधिमान वक्र कहा जाए या उदासीनता वक्र कहा जाए या इंडिफरेंस कर्व कहा जाए या तटस्थता वक्र कहा जाए, एक ही बात हुई। तो अनधिमान वक्र की तकनीक जो है वह सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स, एलन, मस्ग्रेव, एजवर्थ। तो अनधिमान वक्र की तकनीक सर्वप्रथम एजवर्थ द्वारा निकाली गई। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है अनधिमान वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर एजवर्थ, जे.आर. हिक्स, मार्शल, एलन। तो अनधिमान वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है भी हम बातचीत कर चुके हैं, जे.आर. हिक्स द्वारा दिया गया था। अनधिमान वक्र किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पद जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र कहते हैं। और यह अनधिमान वक्र का स्वरूप जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और यह ऋणात्मक ढाल का होता है तथा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और इसका जो ढाल ऋणात्मक होता है, उस ऋणात्मक ढाल होने का कारण घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है तथा तटस्थता वक्र एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श भी नहीं करता है। तो इस प्रकार से अनधिमान वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन प्रोफेसर हिक्स द्वारा किया गया। बी आंसर सही है 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न है मांग विश्लेषण के संबंध में अनधिमान वक्रों का प्रतिपादन किया गया। प्रोफेसर मार्शल द्वारा, हिक्स द्वारा, एलन द्वारा, पी तथा सी दोनों। तो मांग विश्लेषण के संबंध में अनधिमान वक्रों का प्रतिपादन जो है वह प्रोफेसर हिक्स तथा एलन द्वारा किया गया। तो डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के रचयिता या लेखक जो है वह प्रोफेसर हिक्स हैं। प्रोफेसर हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल किताब की रचना की और इसका प्रकाशन जो है 1939 में हुआ। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए कि वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक जो है प्रोफेसर हिक्स की है और इसका प्रतिपादन जो है 1939 में हुआ। तो ए आंसर 10 नंबर प्रश्न का सही है। अगला 11 नंबर प्रश्न है वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं, अभी बता चुके हैं, हिक्स, मार्शल, केन्स कोई नहीं। तो प्रोफेसर हिक्स जो है वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक या आड़ी लोच होती है। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक या आड़ी लोच क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक बी हो जाएगा, ना तो शून्य होगी, ना धनात्मक, ना अनंत होगी। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक हो जाएगी, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए 0 हो जाएगी और स्थानापन्न वस्तुओं के लिए धनात्मक हो जाएगी। तो अब पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जब जो है वस्तुएं, 2 वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं कि एक ही उद्देश्य के लिए जब 2 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मोजा और जूता जो है पूरक वस्तुएं हो जाएंगी। तो पूरक वस्तुओं के लिए तिर्यक मांग की तिर्यक लोच जो होती है वह ऋणात्मक होती है, तो इसलिए सही आंसर बी है। अगला प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है? किसने प्रतिपादित किया? वालरा, पैरेटो, एजवर्थ, हिक्स। तो सर्वप्रथम यह प्रतिपादन जो है हिक्स ने किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। तो सही आंसर सी है, डी। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया। डी आंसर सही है। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल द्वारा किया गया। ना तो विक्सटीड सही है, ना विक्सेल सही है, ना मिल सही है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है मांग की लोच को स्पष्ट करने का श्रेय प्राप्त है। तो मांग की लोच को स्पष्ट करने का श्रेय जो है प्रोफेसर मार्शल को प्राप्त है। प्रोफेसर मार्शल ए में दिया गया है। मांग की लोच की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल ने दी थी और ए में दिया गया है मार्शल।
ऑप्शन में क्या है, मिल भी है, वालरा भी है, हिक्स भी है, तो मार्शल सही आंसर है। मांग की लोच की संकल्पना जो है देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। और मांग की लोच की अगर बात की जाए तो किसी वस्तु में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की मात्रा के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। अगर सूत्र की बात की जाए तो मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन बटे कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन को जो है मांग की लोच कहा जाता है। और मांग की लोच की कोई इकाई नहीं होती है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तथा मांग की लोच का मान 0 से अनंत के बीच में होता है। मांग की लोच जो है 0 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है। तथा मांग की लोच जो है गुणात्मक और परिमाणात्मक संकल्पना है, जबकि मांग का नियम क्या है, गुणात्मक संकल्पना है। मांग का नियम क्या बताता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन कितनी वृद्धि होती है इसकी बात नहीं करता है, सिर्फ वृद्धि या कमी की बात करता है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, कीमत घटती है वस्तु की तो मांग ज़्यादा होती है, इसकी बात करता है। लेकिन परिमाण या मात्रा की बात नहीं करता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए मार्शल ने मांग की लोच की संकल्पना का प्रतिपादन किया और मार्शल ने ही मांग के नियम की बात सर्वप्रथम की थी। तो इस प्रकार से मांग की लोच को स्पष्ट करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। 16 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं मार्शल हैं, कीन्स हैं, पीगू हैं, कोई नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मार्शल हैं और मार्शल ने 1890 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन जो है 1890 में हुआ था। तो इसलिए सही आंसर ए है, मार्शल। अगला है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से यही पूछा गया है। तो 1890, 1880, 1990, 1836 कोई नहीं। तो 1890 कोई नहीं, तो डी आंसर सही हो जाएगा। और अर्थशास्त्र के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं प्रोफेसर मार्शल हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया। पीगू, मार्शल, रॉबर्ट टिफिन, कोई नहीं। तो मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या जो है वह रॉबर्ट टिफिन द्वारा की गई थी। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह सी है। सी 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। मांग की आड़ी लोच का सबसे पहले जो प्रतिपादन की अगर बात की जाए तो मूर ने अपनी किताब सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में मांग की आड़ी लोच की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या जो है रॉबर्ट टिफिन ने अपनी किताब, कौन सी किताब, थ्योरी ऑफ वैल्यू में की थी। तो रॉबर्ट टिफिन की किताब का नाम है थ्योरी ऑफ वैल्यू और इनकी रॉबर्ट टिफिन की किताब का नाम है सिंथेटिक इकोनॉमिक्स और मूर की किताब का नाम है जो है सिंथेटिक इकोनॉमिक्स और रॉबर्ट टिफिन की किताब का नाम है वैल्यू, थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इस प्रकार से मांग की आड़ी लोच की व्याख्या जो है वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टिफिन द्वारा की गई थी। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। और रॉबर्ट टिफिन की किताब का नाम सिंथेटिक इकोनॉमिक्स है। अगला प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो मांग की आड़ी लोच का विचार जो है सर्वप्रथम वह हेनरी एवं मूर द्वारा दिया गया था। और मूर की किताब जो है, मूर की किताब। अगला प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या के विचार निम्न में मिलते हैं। सिंथेटिक इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन और प्राइस थियरी। तो मांग की आड़ी लोच की व्याख्या के विचार जो है वह सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में मिलते हैं।
ए आंसर सही है। अगला प्रश्न, मांकियाड़ी लोच का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्न पुस्तक में किया गया। तो मांकियाड़ी लोच का प्रतिपादन जो है वह सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में किया गया। बी आंसर सही है। और मांकियाड़ी लोच का सबसे पहले प्रतिपादन जो है वह मूर ने अपनी किताब सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में किया था तथा वैज्ञानिक व्याख्या जो है रॉबर्ट ट्रिफिन ने थ्योरी ऑफ वैल्यू में की थी। तो सिंथेटिक इकोनॉमिक किताब पुस्तक के लेखक मूर हैं और थ्योरी ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक रॉबर्ट ट्रिफिन हैं। तो यह दोनों याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में फर्म का संतुलन बिंदु होगा। तो इसमें फर्म के अगर संतुलन बिंदु की बात की जाए तो बिंदु ए बी सी डी। तो जहाँ पर MCMR को काट रहा हो वहीं पर संतुलन का बिंदु होगा। नीचे से काट रहा हो MCMR को तो डी पर हो जाएगा संतुलन। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। तो यह एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में संतुलन की बात बताई गई है। तो इसलिए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डेली MCQ प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो मिलेंगे वह परीक्षा में उपयोगी रहेंगे और रिवीजन के उद्देश्य से भी उपयोगी रहेंगे।